Friends, today we will start our new chapter, Geography chapter 10, लाइफ इन टेम्परेट ग्रासलैंड। आज हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे बेटा, जो घास के मैदान होते हैं उनका लाइफ, वहाँ पर लाइफ किस प्रकार की होती है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, प्लेसेस वेयर ग्रासेस आर प्राइमरी वेजिटेशन, ऐसे स्थान जहाँ पर घास ही घास होती है, ग्रास ही ग्रास होती है, उन्हें ग्रासलैंड, घास के मैदान कहा जाता है। क्वार्टर ऑफ द लैंड सरफेस अराउंड द वर्ल्ड कंप्राइजेज ऑफ ग्रासलैंड, हमारे पूरे अर्थ में, पूरे संसार के अंदर इसका जो 1/15 पार्ट है वो कैसा है, इसका ग्रासलैंड, घास के मैदान से घिरा हुआ है। दे आर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, इसे दो बड़ी कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट है टेम्परेट ग्रासलैंड्स और सेकंड होता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। क्लाइमेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन देयर फॉर्मेशन, जो मोस्ट क्लाइमेट होता है वो इसके अंदर, इसके फॉर्मेशन में बहुत अहम रोल निभाता है। अब हम इसके बारे में अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आता है टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड आर लोकेटेड इन इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन मिड लैटिट्यूड्स। जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं वो हर कॉन्टिनेंट के जो इंटीरियर, जो आंतरिक एरिया होता है उसके मिड लैटिट्यूड्स में स्थित है, एक्सटेंडिंग अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 30 डिग्री टू 55 डिग्री इन बोथ द हेमिस्फीयर। और यह लगभग 30 डिग्री और 55 डिग्री बोथ हेमिस्फीयर, यानी कि नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर के 30 से 55 डिग्री के बीच में स्थित हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट टेम्परेट ग्रासलैंड। अब हम टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में पढ़ेंगे। प्रेरीज एंड वेल्स इन डिटेल। प्रेरी इज द नेम गिवन टू द ग्रासलैंड नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के जो घास के मैदान है उन्हें प्रेरी कहा जाता है। अदर ग्रासलैंड अराउंड द वर्ल्ड आर स्टेपीज। अब देखिए, हर एरिया में अलग अलग नाम है। स्टेपीज कहाँ है? सेंट्रल एशिया, यूरोप में। डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया। पम्पास साउथ अमेरिका। वेल्स इन साउथ अफ्रीका। दीज ग्रासलैंड्स आर कैरेक्टरिस्टिक विद शॉर्ट एंड सॉफ्ट ग्रासेज। और इनकी यहाँ की जो घासें होती हैं शॉर्ट, छोटी होती हैं और सॉफ्ट होती हैं। विद वेरी फ्यू ट्रीज, यहाँ पे जो पेड़ होते हैं बहुत ही कम होते हैं। दे हैव वेरी थिक, ये बहुत गहरी भी होती हैं। लग्जीरियंट ग्रोथ ऑफ ग्रासेज, और इसके अंदर बहुत सुंदर लग्जीरियंस होता है, मतलब बहुत ही चमक वाली, बहुत ही खूबसूरत घास भी पाई जाती है। आगे देखिए बेटा, प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब जो नॉर्थ अमेरिका के जो प्रेरीज यानी कि घास के मैदान है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखो मैप देखिए, ये आपको जो मैप दिखाई दे रहा है वर्ल्ड का मैप, इसके अंदर ये जो डार्क ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है ये है बेटा आपका ग्रासलैंड। जैसे नॉर्थ अमेरिका का ये है साउथ अमेरिका, ये यूरोप का है, ये एशिया का है घास का मैदान, ये अफ्रीका में है, ये सारा है अफ्रीका का, और ये ऑस्ट्रेलिया में है घास के मैदान। जो डार्क ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं वो घास के मैदान हैं। ओके, अब देखिए आगे नॉर्थ अमेरिका की प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इसकी लोकेशन देखिए। प्रेरीज आर लोकेटेड इन इंटीरियर ऑफ नॉर्थ अमेरिका बोथ इन कनाडा एंड यूएसए। जो प्रेरीज है वह नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और यूएसए के बीच दोनों एरिया में फैली हुई है। इट इज़ ए फ्रेंच वर्ड। जो प्रेरी है वो एक फ्रेंच का वर्ड है जिसका अर्थ होता है ग्रास लैंड, जिसका अर्थ है घास के मैदान। दे हैव जेंटली स्लॉपिंग हिल्स विद एक्सटेंड फ्रॉम द वेस्ट ऑफ द मिसिसिपी रिवर टू फुट हिल्स ऑफ द रॉकी माउंटेन। इसके वेस्ट में तो मिसिसिपी रिवर बहती है और इसके फुट हिल्स यानी कि इसके नीचे का एरिया जो इसका तलहटी है वहाँ पर क्या है, रॉकी, मतलब चट्टानों वाले माउंटेन्स स्थित हैं यहाँ पर। प्रेरीज हैज़ रॉकी माउंटेन्स इन द वेस्ट एंड ग्रेट लेक्स इन द ईस्ट। इसके वेस्ट में ऊबड़ खाबड़ माउंटेन, मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और इसके ईस्ट में बड़ी बड़ी झीलें बहती हैं। द प्रेरीज ऑफ कनाडा इंक्लूड प्रोविंस अल्बर्टा, सस्केचुआन, मैनिटोबा, साउथ ओंटारियो, ये सारी इसके यहाँ पर इस एरिया में आती हैं। यूएसए में प्रेरीज आर फाउंड इन नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, मिनीसोटा और पार्ट ऑफ विस्कॉन्सिन, मोनाटा और लोवा। नॉर्थ साउथ एक्सटेंड ऑफ प्रेरी इज अबाउट, जो इसका प्रेरीज का जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंड है वो है बेटा 6000 किलोमीटर। इसका मतलब नॉर्थ साउथ क्या है, जो नॉर्थ और साउथ है इसका ये है 6000, और जो ईस्ट वेस्ट है इसका ये है 2000 किलोमीटर। इतने एरिया तक फैला हुआ है। जो एरिया है वो फ्लैट है और इसकी जो हाइट है वो 500 मीटर तक ऊंची हो गई है वेस्ट में। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ प्रेरी स्लोप्स टुवार्ड द आर्कटिक ओशियन वाइल द सदर्न पार्ट स्लोप्स टुवार्ड द गल्फ ऑफ मैक्सिको। नॉर्थ में यह आर्कटिक ओशियन तक चली गई हैं और जो साउथ है वहाँ पर ये गल्फ ऑफ मैक्सिको तक आ गई हैं। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ का क्लाइमेट।
जो प्रेरी ग्रासलैंड है यहाँ का क्लाइमेट किस प्रकार का है, तो क्लाइमेट में देखिए एज प्रेरी लोकेटेड टुवार्ड द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट, जैसे जो प्रेरीज हैं वो कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में स्थित है, तो जो ये एरिया है वो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट ही यहाँ पर है। समर्स आर क्वाइट वार्म, यहाँ की जो गर्मियाँ बहुत अधिक गर्म हैं और यहाँ का टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। विंटर्स आर कोल्ड, और यहाँ सर्दियाँ बहुत ठंडी हैं। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रीजन फेसेस कोल्ड क्लाइमेट, इसका जो नॉर्थ एरिया है वहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट रहता है क्योंकि यहाँ पर पोलर विंड्स चलती हैं, हवाएं चलती हैं। सो टेम्परेचर इन विंटर फॉल्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, और इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर वो फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि जमाव बिंदु तक भी आ जाता है। आगे देखिए प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स एनिमल्स हैं। प्रेरीज प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ नो ट्रीज, यहाँ पर कोई ट्री नहीं है। ट्रीज लाइक विलोज, एल्डर और पॉपुलर, ये यहाँ पर अवेलेबिलिटी और जितना पानी होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्री ग्रो करते हैं। लैंड विच रिसीव्स रेनफॉल बिकम सूटेबल फॉर फार्मिंग, और यहाँ का जो लैंडी एरिया है वहाँ पर क्या है, रेनफॉल रेनफॉल की वजह से यहाँ पर फार्मिंग की जाती है। और मेजर क्रॉप्स कौन से, वीट, मेज़, पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन और अल्फ़ा अल्फ़ा क्या होता है बेटा, पशुओं का खाने का चारा होता है। स्मॉल ग्रासेस ग्रो इन प्लेसेस विच रिसीव्स लेस रेनफॉल, और जो जहाँ पे छोटी घासें हैं तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर कम बारिश आती है। अमेरिकन बफेलो, बिसन्स वर क्वाइट कॉमन हेयर बट ड्यू टू देयर इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग दे बिकेम, लेकिन इनकी क्या है, शिकार की वजह से इनकी जो संख्या है वो खतरे में आ गई और धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। नाउ दे हैव बीन डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड स्पीसीज। कैटल फार्म्स और रेंचेज आर लुक्ड आफ्टर काउ बॉयज़। अब देखिए इसके अंदर रेंचेस एक वर्ड आया है। रेंच होता है जहाँ पर क्या है, कृषि की जाती है उस एरिया जहाँ पे पशुओं को रखा जाता है, और काउ बॉयज़ होते हैं जो पशुओं की देखभाल करते हैं। अपार्ट फ्रॉम बिसन अदर एनिमल्स जैसे प्रेरी डॉग, ये पिक्चर दिखाई दे रही है प्रेरी डॉग की है, रैबिट, कोयोटीज, गोफर्स एट्सेट्रा, यहाँ पर ये सारे जानवर भी पाए जाते हैं। अब देखिए लाइफ ऑफ पीपल, यहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल किस प्रकार का है। पीपल लिविंग इन दिस रीजन आर वेरी हार्ड वर्किंग, यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही मेहनती हैं। एग्रीकल्चर इज़ देयर मेन ऑक्यूपेशन, यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय एग्रीकल्चर है, कृषि है। ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन्स आर ऑल्सो फैसिलिटेटेड द सेटलमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। यहाँ पर जो रेलवे जो लाइन बिछाई गई हैं वो अलग अलग एरियाज़ के अंदर जैसी सेटलमेंट उसके अकॉर्डिंग, उनकी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग लगाई गई हैं। मोस्ट ऑफ द इनहेबिटेंट्स इन दिस रीजन लिव विद इन 25 किलोमीटर ऑफ आइदर साइड ऑफ रेल, और यहाँ पर जो रेलवे लाइन बिछाई गई हैं उसके 25 किलोमीटर एरिए तक दोनों साइड लोगों ने अपने घर बना लिए हैं। और यहाँ की मुख्य क्रॉप फसल क्या है, वीट है। साइंटिफिक मेथड्स ऑफ फार्मिंग एंड यूज़ ऑफ मॉडर्न मशीन, और नई नई मॉडर्न मशीनों के द्वारा यहाँ पर फार्मिंग बहुत सिंपल तरीके से की जाती है। और ट्रैक्टर्स और कंबाइन हार्वेस्टर की हेल्प से नॉर्थ अमेरिका हैज़ नाउ बिकम अ सरप्लस प्रोड्यूसर, और जो नॉर्थ अमेरिका है वो क्या है, बहुत अधिक मात्रा में वीट प्रोड्यूसर करने वाला बन गया है। कंबाइन हार्वेस्टर इज सिंगल मशीन विच रीप्स, थ्रेशेस एंड सैक्स वीट इन अ सिंगल ऑपरेशन। देखिए कंबाइन हार्वेस्टर क्या होता है, ये पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये कंबाइन हार्वेस्टर की है। तो देखिए ये क्या कार्य कर रहा है, जो कंबाइन, ये एक अकेली मशीन ही रीप, थ्रेश और सैक्स वीट, मतलब वीट के सारा कार्य क्या है ये अकेली मशीन ही कर देती है। ह्यूज स्टील स्ट्रक्चर कॉल्ड सिलोस, और जो बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो स्टील का जो स्ट्रक्चर होता है उसे सिलोस कहा गया है। स्टोरेज एज बीन्स, वाटर ग्रेन्स, डेयरी फार्मिंग इज अनदर। अब इसके अलावा जो दूसरा कार्य है वो क्या है, दूध का उत्पादन, डेयरी फार्मिंग। मेजर इंडस्ट्री ऑफ दिस रीजन, द डेयरी बेल्ट एक्सटेंड फ्रॉम ग्रेट लेक्स टू अटलांटिक कोस्ट इनटू द ईस्ट, और ईस्ट में जो डेयरी बेल्ट है ये मतलब इस एरिया के अंदर दूध का उत्पादन सबसे अधिक होता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैव बीन सेटअप हेयर, और यहाँ पर क्या है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ यानी खाना बनाने की जो टेक्निक्स हैं उसकी इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पर लगाई गई हैं। ड्यू टू एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर एंड डेयरी फार्मिंग, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर कृषि बहुत अधिक मात्रा में होती है और डेयरी फार्मिंग भी। प्रेरीज आर नोन एज द वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, और जो प्रेरीज है उसे क्या है, पूरे संसार की वीट बास्केट मतलब गेहूं की टोकरी के नाम से या अनाज की टोकरी के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो वीट की प्रोडक्शन है बहुत अधिक होती है। साइंटिफिक एग्रीकल्चरल टेक्निक्स आर यूज टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, अब जो मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है उसे मेंटेन करने के लिए साइंटिफिक टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है।
सोइल इरोजन इज चेक्ड बाय कॉन्टूर फार्मिंग एंड स्ट्रिप क्रॉपिंग। और जो सोइल इरोजन है यानी कि मिट्टी का जो पतन होता है उसको चेक कॉन्टूर फार्मिंग और स्ट्रिप क्रॉपिंग के द्वारा उसे चेकआउट किया जाता है। टाल ग्रासेज, अब जो लंबी लंबी ग्रासेज आर प्लांटेड इन एरियाज विच आर नॉट अंडर कल्टिवेशन। और जो लंबी ग्रासेज हैं, घास हैं, उन्हें ऐसे एरियाज़ के अंदर प्लांट किया जाता है, लगाया जाता है जो जहाँ पर कृषि नहीं की जाती है। और दिस इज़ डन टू स्टॉप सॉइल इरोजन, और इसके द्वारा क्या है, सॉइल इरोजन को रोका जाता है। फार्म्स आर ऑल्सो वेल इक्विप्ड, और यहाँ के जो फार्म्स हैं, जो हाउसेज हैं, फार्म हाउस है, खेत है, वो क्या है, बहुत वेल इक्विप्ड है, मतलब नई नई उसमें मशीनें लगाई गई हैं। कंफर्ट्स लाइक रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, इंटरनेट, मतलब इन सब चीज़ों के ऊपर क्या है, नई नई टेक्निक्स को देकर इन्हें अपने फार्म के अंदर, अपने खेतों में यूज़ किया जाता है। कोल एंड आयरन और आर मिनरल डिपॉजिट, यहाँ के जो मिनरल्स हैं वो कौन से, कोयल और आयरन और गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवे लाइंस, और यहाँ पर रोड्स का और रेलवे का बहुत अच्छा नेटवर्क है, तो इस वजह से इस रीजन को मोस्ट डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड, और यह सब क्षेत्रों के अंदर पूरे संसार में सबसे अधिक डेवलप्ड एरिया के अंदर आता है। आगे देखिए बेटा, वेल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, ये तो हमने पढ़ा था नॉर्थ अमेरिका का। अब आता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो घास के मैदान है उसे वेल्ड बोला जाता है। तो इसकी लोकेशन देखिए, वेल्ड आर टेम्परेट ग्रासलैंड, जो वेल्स हैं वो टेम्परेट ग्रासलैंड हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीकन प्लेट्यू, साउथ अफ्रीकन प्लेट्यू में ये स्थित हैं। द डच मीनिंग ऑफ वेल्स इज फील्ड्स ऑन इट्स ईस्ट आर ड्रैकन्सबर्ग एंड माउंटेन्स ऑन ईस्ट, इट्स वेस्ट इज द कालाहारी डेजर्ट, इसके वेस्ट में कालाहारी डेजर्ट स्थित है। बेस्ड ऑन द हाइट वेल्स आर डिवाइडेड, अब देखिए जो वेल्ड है उसे दो भागों में डिवाइड किया गया, हाई वेल्स, मिडिल वेल्स और लो वेल्स, तीन भागों में बांटा गया है। हाई वेल्ड में 11,020 से 16,070 तक की जिनकी ऊंचाई होती घास की वो आते हैं। मिडिल में आते 6,610 से 11,020 मीटर तक, और लो में आते बेटा जो 610 से कम होती हैं जिन घास की ऊंचाई वो इसमें आते हैं। 3 मेन रिवर्स यहाँ पर बहती हैं, 3 मेन नदियाँ हैं, लिम्पोपो, ऑरेंज और वाल, ये 3 नदियाँ हैं यहाँ पर। और रेंज ऑफ हिल्स कॉल्ड द विट्स वाटर, और यहाँ पर जो हिल्स पहाड़ियों की जो रेंज होती है, श्रृंखला है, मतलब लगातार जो पहाड़ियाँ, उसे विट वाटर कहा गया। एंड पासिस थ्रू इट्स दिस ग्रासलैंड, और ये इस ग्रासलैंड से गुजरती हैं। ठीक है, आगे देखिए, अभी आपको दिखाई दे रही है, ये है ऑरेंज रिवर की पिक, और ये है विट वाटर की, जहाँ पे ये छोटी छोटी बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। अब देखिए बेटा क्लाइमेट, अब यहाँ का क्लाइमेट देखिए। साउथ अफ्रीका लाइज इन वार्म टेम्परेट जोन ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर, जो साउथ अफ्रीका है वो सदर्न हेमिस्फीयर के में स्थित है, और जो टेम्परेट जोन में स्थित है, इसलिए यहाँ का जो क्लाइमेट है वो माइल्ड होता है। समर्स आर वार्म, यहाँ की मतलब गर्मियाँ बहुत गर्म और वेट शुष्क होती हैं नवंबर टू जनवरी तक, और विंटर्स आर कोल्ड एंड ड्राई, और जो सर्दियाँ होती हैं बहुत ठंडी होती हैं। एंड लास्ट फ्रॉम जून टू अगस्त विद जुलाई बीइंग द कोल्डेस्ट मंथ, और अगस्त विद जुलाई बीइंग द कोल्डेस्ट मंथ, और यहाँ का जो सबसे ठंडा महीना होता है वो अगस्त, जुलाई और अगस्त, जून से अगस्त और जुलाई। रेनफॉल अकर यूजुअल इन समर, यहाँ पे जो बारिश आती है वो गर्मियों में आती है। समटाइम्स द मिनिमम टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, और कई बार यहाँ का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट तक भी चला जाता है। आगे देखिए प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ, प्लांट और एनिमल लाइफ में देखिए, ड्यू टू सेमी एरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस देयर आर लिमिटेड ट्रीज इन द वेल्स, यहाँ के जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ट्रीज़ हैं बहुत ही लिमिटेड मात्रा में हैं। ट्रीज़ कैन बी सीन ओनली एट हायर एल्टीट्यूड, और जो कोई पेड़ दिखाई देता है वो हायर एल्टीट्यूड में दिखाई देता है, अलोंग बैंक ऑफ रिवर, मतलब नदियों के किनारों पर दिखाई देता है। मोस्ट ऑफ प्लेट्यू इज कवर्ड विद ग्रास, पूरा जो प्लेट्यू है पठार है वो घास से घिरा हुआ है। हाई वेल्स हैव बोथ टाल एंड शॉर्ट ग्रासेस, और जो हाई वेल्स हैं वहाँ पर लंबी और छोटी दोनों प्रकार की घासेज और बुशेस, झाड़ियाँ भी हैं। रेड ग्रास ग्रोज हेयर, यहाँ पर रेड ग्रास भी लगती है। अकाकिया, मरोला ग्रोज इन हाई वेल्स। एनिमल्स कौन से हैं यहाँ पर, लोइन, चीता, लीपर्ड, एलिफेंट और कुडू। अब कुडू देखिए, ये यहाँ का जानवर है कुडू, ये पिक्चर दिखाई दे रही है, ये कुडू की, ये चीता है। आगे देखिए बेटा लाइफ ऑफ द पीपल, अब यहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल किस प्रकार का है देखिए। सोइल इज़ नॉट फर्टाइल, यहाँ की जो मिट्टी है उपजाऊ नहीं है, इसलिए वेल्स आर नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग, इसलिए यहाँ पर क्रॉप्स ग्रो नहीं होती हैं। यहाँ पर कैटल रियरिंग, यहाँ का सबसे मुख्य व्यवसाय है कैटल, मतलब पशुपालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। कैटल आर रियर्ड इन वार्मर एंड वेटर ईस्टर्न पार्ट,
मतलब जो कैटल्स को जो पाला जाता है वो वार्मर गर्म एरिया में पाला जाता है और ईस्ट एरिया में पाला जाता है। दे आर मोस्टली रियर्ड फॉर मिल्क एंड मीट, इन्हें क्या है मांस के लिए और दूध के लिए पाला जाता है। मिल्क प्रोडक्ट्स मेड फॉर डोमेस्टिक मार्केट, जैसे एक्सपोर्ट पर्पस। फ्रोजन मीट इज एक्सपोर्टेड टू कंट्रीज ऑफ सदर्न यूरोप, और यहाँ की जो फ्रोजन मीट है उसे क्या है सदर्न यूरोप के कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। फ्यू ड्रॉप्स फ्रोजन मीट होती है बेटा, जैसे फ्रोजन मटर वगैरह होती है ना, ये सफल मटर है, फ्रोजन मटर हैं, स्वीट कॉर्न होते हैं फ्रोजन, उस प्रकार से ही फ्रोजन मीट भी होती है। फ्यू ड्रॉप क्रॉप्स जैसे मेज, वीट, बार्ले, ओट्स, तंबाकू, शुगर केन, पोटैटो, इनकी क्या है बहुत कम मात्रा में ये ग्रो किए जाते हैं। शिप रियरिंग, यहाँ का मेन दूसरा ऑक्यूपेशन क्या है, शिप रियरिंग, पशुओं का पालन, उसका भेड़ का पालन। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द शिप, और जो ऊन है वो शिप से ही प्राप्त की जाती है। मरीनो शिप इज ब्रेड फॉर वूल विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। अब देखो ये शिप की फ़ोटो दिख रही है, ये है मरीनो शिप, और इससे सबसे अच्छी क्वालिटी की ऊन प्राप्त होती है। अंगोरा गोट्स गिव मोहेर एंड लेदर, और जो अंगोरा बकरी है उससे क्या लेदर प्राप्त होता है। साउथ अफ्रीका इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोहेर इन द वर्ल्ड, और जो साउथ अफ्रीका है वो क्या है वहाँ मोहेर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। आगे देखिए, वेल्स इज ऑल्सो रिच इन मिनरल्स, और जो वेल्ट है उसके अंदर मिनरल भी बहुत अधिक मात्रा में पाए गए हैं। कौन कौन से यहाँ पर, डायमंड और गोल्ड, यहाँ पर गोल्ड की खानें भी हैं। led to a good network of roads and railways with the discovery of coal and iron ore, steel industries have been established, और कोल और आयरन ओर की वजह से यहाँ पर स्टील इंडस्ट्रीज़ को भी स्थापित किया गया है। जोहान्सबर्ग इज गोल्ड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, जो जोहान्सबर्ग है वो साउथ अफ्रीका में ही है, और जो जहाँ पर गोल्ड की खाने हैं। किम्बरले इज़ फेमस फॉर डायमंड्स, और किम्बरले क्या है डायमंड की खानों के लिए वर्ल्ड फेमस है, यहाँ पे सबसे अधिक डायमंड पाए जाते हैं। तो बेटा ये आपका चैप्टर था। अगर आपको किसी भी पॉइंट में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।